आज की ये कक्षा इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। देखें, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए ये है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है आपकी परीक्षा में वो यहीं से आएगा। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास या हिंदी काव्य साहित्य का विकास, भूमिका में आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसकी भूमिका में ये टॉपिक आपको मिलेगा। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास या हिंदी काव्य का विकास। और परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और इसे आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए गौर से मेरे साथ पढ़ लीजिए। पूरे 5 के 5 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। आइए पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट की हिंदी में ये हिंदी, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। अब देखिए, हिंदी को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब आपके पाठ्यक्रम में केवल आधुनिक काल है। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ आधुनिक काल है, भ्रमित नहीं होना है, सिर्फ आधुनिक काल है। आधुनिक काल से ही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए हम आधुनिक काल को ठीक से पढ़ते हैं। आधुनिक काल के अन्य विभाजन देखिए। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावादी युग, नंबर 4 प्रगतिवादी युग, नंबर 5 प्रयोगवादी युग और नंबर 6 नई कविता युग। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। अब आपको क्या चाहिए? एक काल से काल का नाम, उसका समय, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं और उस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। बस इतना आपको चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय है सन 1850 से 1900 तक। देखो बच्चों, 2 तरह की चीजें मिलती हैं। या तो सन आपको मिलेगा सन 1850 से 1900 तक, कभी कभी कुछ पुस्तकों में 1868 से 1900 तक मिलता है। उसका मतलब यह है कि भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में, लेकिन जन्म से ही तो भारतेंदु ने रचना नहीं शुरू कर दी थी। 1868 से उन्होंने कविताएं शुरू कर दी थी। साहित्यकार वो 1868 में बने थे। लेकिन एक युग ना तो कोई एक दिन में पैदा होता है और ना एक ही दिन समाप्त होता है। वो कोई बालक नहीं है जिसकी कोई डेट ऑफ बर्थ है। इसलिए हमारे साहित्यकारों ने थोड़ा आगे पीछे से एक पूरी संख्या में, राउंड फिगर में ले लिया है। इसलिए भारतेंदु युग का समय है सन 1850 से 1900 तक। इसमें कोई भ्रम आपको नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। स्वदेश प्रेम, नंबर 2 समाज सुधार, नंबर 3 खड़ी बोली का उदय। ये स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, खड़ी बोली का उदय, ये 3 भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का उदय किस काल की विशेषता है, तो आप तुरंत लिख दोगे भारतेंदु युग की विशेषता है। क्योंकि ये जो 1850 से 1900 तक का समय है, इसमें हमारा देश परतंत्र था, हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में थे। तो उस समय जितने भी कवि थे, जितने भी साहित्यकार थे, सब देशवासियों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम मिलेगा। समाज में जो तरह तरह की कमियां थीं, समाज सुधार की भावना मिलेगी। और उस समय खड़ी बोली का उदय हो रहा था। तो ये 3 विशेषताएं हैं। अब देखिए, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से युग चलता है, एक कवि वही होते हैं, आप उन्हें लिख दीजिए। तो भारतेंदु युग चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से चला था, इसलिए पहले कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हो गई 1885 में। कुल 35 वर्ष की आयु भारतेंदु जी ने पाई और उसमें 70 से ज्यादा पुस्तकें लिख गए। 35 वर्ष की आयु में 70 से ज्यादा पुस्तकें लिख गए भारतेंदु जी। तो भारतेंदु जी आधुनिक साहित्य के निर्माता माने जाते हैं, हिंदी गद्य के निर्माता माने जाते हैं। तो पहले कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी रचनाएं देख लीजिए: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। दूसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये प्रमुख थीं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। और भारतेंदु युग से अगर कुछ पूछा जाएगा तो भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम, भारतेंदु युग के कवियों या साहित्यकारों के नाम, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम है। इन्होंने आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला, ये 2 पुस्तकें लिखी हैं।
चौथे कवि हैं भारतीय युग के अंबिका दत्त व्यास, बहुत बड़े कवि थे ये। सुकवि सतसई इन्होंने लिखा है। सतसई, जैसे बिहारी लाल ने सतसई लिखी थी, ऐसे इन्होंने भी सुकवि सतसई लिखी है। और पावस पचासा इन्होंने लिखा है। पांचवें कवि हैं, बड़े कवि हैं जगमोहन सिंह, श्यामा सरोजनी और देवयानी, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, इस युग का नाम आपने देख लिया, इस युग की विशेषताएं देख ली, इस युग के प्रमुख कवि देख लिए, उनकी प्रमुख पुस्तकें देख ली। अब इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं आपके सामने रखता हूं। पत्रिका देखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, तीन पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, ये तीनों भारतेंद्र जी की हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनके संपादक थे, इनके एडिटर थे। दूसरी पत्रिका देखिए, बहुत बड़ी पत्रिका है, हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट इन्होंने संपादित किया था इसे। तीसरी पत्रिका है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। और चौथी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, ये प्रेमघन जी निकालते थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इस तरह भारतेंद्र युग में आपने सारी बातें देख ली। भारतेंद्र युग का समय, भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और भारतेंद्र युग की प्रमुख पत्रिकाएं। ये मान के चलिए कि कम से कम 2 प्रश्न भारतेंद्र युग से आपके बोर्ड की परीक्षा में रखे हुए हैं। आइए अगला युग देखते हैं। भारतेंद्र युग के बाद आपके सामने आया द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का समय देखिए, सन 1900 से 1918 या 1920 तक। आपकी पुस्तकों में समय अलग अलग दिया होगा, सन 1900 से 1918 या 1920, जो भी आए आप सही कर लीजिएगा। विद्वानों में 2-4 साल का समय चलता रहता है। अब देखिए, यह युग आचार्य राम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला था। भारतेंद्र युग भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से चला। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला। याद रखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन जो द्विवेदी युग है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला है। अब इस युग की प्रवृत्तियां देखिए, इतिवृत्तात्मकता। इस युग में इतिवृत्तात्मकता ये प्रवृत्ति थी, मतलब इतिहास की बातों को एक बार फिर से सामने लाना इस काल के कवियों की खासियत थी। दूसरी विशेषता देखिए, समाज सुधार, ये आपको हमेशा मिलेगी। समाज में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, तो जो सामाजिक कमियां थीं, उन सामाजिक कमियों को सुधारने का काम इन कवियों ने किया था। तीसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना जगाने का काम इन कवियों ने किया था। और चौथी है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। अब देखिए, भारतेंद्र युग में खड़ी बोली का उदय हुआ था, उससे पहले ब्रजभाषा में रचनाएं होती थीं, रीतिकाल तक ब्रजभाषा में रचनाएं हुई। भारतेंद्र युग में खड़ी बोली का उदय हुआ। खड़ी बोली वह बोली है जो हम आप दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें आप पत्र लिखते हैं, जिसमें आप कहानी पढ़ते हैं, जिसमें आप निबंध पढ़ते हैं, यह खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, इस युग में खड़ी बोली को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया गया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी गद्य का सुधार किया, परिष्कार किया, उसे संस्कार दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब प्रमुख कवि देख लीजिए। प्रमुख कवियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी पुस्तक है काव्य मंजूषा कविता कुसुम। दूसरा देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास बहुत बड़ी पुस्तक है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और चोखे चौपदे वैदेही वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें हैं, काव्य पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। जैसे हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे ही राष्ट्रीय कवि भी हैं। यद्यपि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि माना जाता है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, जयद्रथ वध नामक पुस्तक लिखी, भारत भारती नामक पुस्तक लिखी, साकेत इनका महाकाव्य है, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। कैकेयी का अनुताप और गीत, दो काव्य हैं आपके, आप 2 काव्य हैं जो कि साकेत नामक इसी पुस्तक से लिए गए हैं। चौथे कवि हैं राजदेवी प्रसाद पूर्ण। ये आपसे क्या पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखो, तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, दूसरे मैथिली शरण गुप्त हो गए। और कोई भी 2 कवि आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब देखिए, ये पत्रिकाएं, इस युग में पत्रिकाएं क्या क्या थी। एक तो सरस्वती। सरस्वती सबसे बड़ी पत्रिका थी द्विवेदी युग की, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसके एडिटर थे। सरस्वती पत्रिका से बहुत से कवि और साहित्यकार निकले। लोग जब अपनी कविताएं और अपने लेख देने आते थे सरस्वती में छपने के लिए,
तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले उनकी भाषा को सुधारते थे, उनकी खड़ी बोली को ठीक करते थे और तब छापते थे। मैथिली शरण गुप्त बड़े आदरणीय हैं, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। जब वो लेकर आए तो पहले ब्रजभाषा में लिखते थे और अपना नाम रसिकेंद्र लिखा था और गजल लेकर आए थे। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये रसिकेंद्र बनने का जमाना नहीं है, देश गुलाम है, अंग्रेजों का हम पर शासन है और तुम रसिकेंद्र बन रहे हो। कविता ऐसी करो जिससे पूरे देश में उथल पुथल मच जाए, देश के नौजवान जग जाएं, अंग्रेजों को मार कर देश से निकालें, ऐसी रचना करो। फिर क्या था, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि बन गए। तो पत्रिकाएं सरस्वती, इंदु, मर्यादा, माधुरी, ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं थीं। इंदु के संपादक जयशंकर प्रसाद थे और सन 1903 में सरस्वती का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था 1903 में, और 1901 से सरस्वती पत्रिका सन 1900 से प्रकाशित हुई थी। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। आगे बढ़ते हैं। हमने भारतेंदु द्विवेदी युग पढ़ लिया, अब छायावादी युग की बात करें। छायावादी युग सन 1918 से 1936 तक, कभी कभी 1918 से 1936 की संख्या कभी कभी 1938 भी, कुछ लोग मान लिया करते हैं कि 1938 तक। तो आप इसको गौर रखना, 1918 से 1936 या 1938, दोनों शुद्ध है, 1918 से 1936 तक। अब इसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां देखिए। देखो, छायावादी युग इसका नाम है। पहला तो भारतेंदु युग था, भारतेंदु जी के नाम से चला। दूसरा द्विवेदी युग था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला। तीसरा छायावादी युग है। ये किसी कवि का नाम नहीं है, किसी लेखक, किसी साहित्यकार का नाम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कोई समर्थ साहित्यकार नहीं आया कि जिसके नाम से युग चलाया जा सके। भारतेंदु जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, द्विवेदी जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन यहाँ पर कोई इतना बड़ा साहित्यकार नहीं आया कि जिसके नाम से युग चला दिया जाए। तो हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे इतिहास लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब 1918 से 1936 के बीच की रचनाओं का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि इन रचनाओं में कोई तारतम्यता नहीं है, कोई सूत्र नहीं मिलते। 4 प्रमुख कवि हैं, चारों 4 तरह से रचनाएं करते हैं, तो इन्हें वैसे ही नहीं पकड़ा जा सकता जैसे कोई व्यक्ति अपनी छाया, अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता। बस उन्होंने हंसी हंसी में नाम रख दिया छायावादी युग। तो छायावादी युग। अब देखिए इसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां क्या हैं। निजी वेदना की प्रधानता। ये इस काल के कवि थे, वह अपनी निजी दुख और तकलीफ को कविताओं में लिखते थे। 2, प्रतीकात्मकता। इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बात की है, प्रत्येक बात को प्रतीकों के माध्यम से बताया है। प्राकृतिक चित्रण। इस काल के कवि प्रकृति का चित्रण बहुत बढ़िया करते थे। पहाड़, नदियां, चिड़िया, बाहर का वातावरण, नदी, झरने, इस तरह के जो प्राकृतिक चित्रण हैं, नेचर का बहुत बढ़िया चित्रण करते थे इस काल के कवि। और प्रेम एवं श्रृंगार का वर्णन। अब देखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि टाइप में इस तरह का नहीं लिखा जाता है, तो श्रृंगार आप ऐसे ही लिखेंगे और किसी तरह से नहीं लिखेंगे। इस काल के कवि प्रेम और श्रृंगार का वर्णन करते थे। और 5वीं रचना है रहस्यवाद। इनकी कवियों में रहस्य होता था, कुछ राज की बातें छिपी होती थी, इसलिए रहस्यवाद नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रमुख कवि। छायावादी प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख कवि हैं। प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, 4 ही कवि हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। अब ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका काव्य संग्रह है झरना। झरना आया था 1918 में। तो झरना काव्य संग्रह से छायावाद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पुस्तकें लहर, आंसू, कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है, ये आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। दूसरे पंत जी हैं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, लोकायतन। लोकायतन इनका महाकाव्य है और चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारतीय भाषाओं का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो चिदंबरा की रचना पर मिला था। तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अनामिका, परिमल,
गीतिका और राम की शक्ति पूजा, इनकी बहुत जबरदस्त रचना है, राम की शक्ति पूजा। जब आप आगे पढ़ेंगे और ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे तब आपको राम की शक्ति पूजा पढ़ने का मौका मिलेगा। चौथे हमारी कवि हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और इनकी जो सबसे बड़ी रचना है वो है यामा। यामा, और यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। महादेवी जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस पर। अब देखें, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न ऐसे आएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? आप कह देंगे सुमित्रानंदन पंत। फिर देखिए, छायावाद की बृहत्तरी। बृहत्तरी माने तीन बड़े कवि। कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला। ये छायावाद के बृहत्तरी के कवि हैं, तीन बड़े कवि। अब आता है छायावाद की बृहत चतुष्टयी कि छायावाद की चार बड़े कवि। तो फिर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आ जाती हैं। और एक बात और आती है कि छायावाद की लघुत्रयी। तो जब छायावाद की लघुत्रयी का विवरण आता है तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये तीन छायावाद की लघुत्रयी के कवि हैं। पत्रिकाएं देख लीजिए, साहित्य संदेश जो कि गुलाब राय जी इसके संपादक थे, करमवीर, माखनलाल चतुर्वेदी, दो तरह की पत्रिकाएं हैं, साहित्य संदेश और करमवीर, ये दो पत्रिकाएं छायावादी काल में मिलती हैं। तो आपने भारतेंदु पढ़ लिया, द्विवेदी युग पढ़ लिया, छायावादी युग पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की बात आपसे करता हूं। समय है देखिए 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद का समय है। और ये प्रगतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। देखो, प्रगतिवाद का मतलब क्या है? प्रगति का मतलब कोई प्रोग्रेस से नहीं है। प्रगतिवाद का मतलब राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, कविता के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, कविता के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इस काल के कवियों की कुछ खासियत थी, वो विशेषताएं देखिए, तब आपको प्रगतिवाद समझ में आएगा कि क्या है। अब देखें, इनकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या है? पूंजीवाद का विरोध। ये लोग पूंजीपतियों का विरोध करते थे, उद्योगपतियों का विरोध करते थे, मिल मालिकों और फैक्ट्री मालिकों का विरोध करते थे इस काल के कवि। और मजदूरों की दिन दशा का चित्रण करते थे। और अनास्था की भावना मतलब देवी देवताओं में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये लोग देवी देवताओं को कुछ नहीं मानते थे, अनास्था थी, ये आस्था इनके अंदर थी ही नहीं। तो ये लोग मजदूरों के प्रति हिमायती थे, उद्योगपतियों का विरोध करते थे, और देवी देवता भगवान इन सब में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये प्रगतिवादी कवि थे। अब देखें, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं प्रगतिवाद के? ये हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है नींद के बादल, युग की गंगा, गुल मेहंदी। दूसरे कवि हैं नागार्जुन, इनकी रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां। तीसरे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, इनकी प्रमुख रचना है। और चौथे हैं त्रिलोचन, धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूं। ये चार प्रमुख कवि हैं। और चार प्रमुख कवियों को में से कोई दो कवियों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसके लिए बिल्कुल तैयार रखना। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन, ये चार ही कवि हैं। कवि वैसे तो बहुत हैं, लेकिन चार प्रमुख कवि हैं। और अगर प्रश्न आया कि प्रगतिवादी दो कवियों के नाम लिखो, तो आप किसी भी दो कवि का नाम लिख सकते हैं। और ये भी आता है कि प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला युग है वो है प्रयोगवादी युग। अब प्रयोगवादी युग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका समय देख लीजिए, सन 1943 से 1954 तक ये प्रगतिवादी युग का समय है, प्रयोगवादी युग का समय है। प्रयोगवाद, अब प्रयोगवाद क्यों आया? देखिए, 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। तार सप्तक को ध्यान में रखना है, तभी से प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक नाम की पत्रिका आई थी सन 1943 में, तभी से तार सप्तक एक पत्रिका थी जिसमें 7 कवियों की रचनाएं थी। 1943 में वो पत्रिका प्रकाशित हुई, अज्ञे जी ने उसका संपादन किया, उसके एडिटर रहे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ज्यादा कहना ठीक है। तो तभी से प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। अब प्रयोगवादी युग की विशेषताएं देखिए। अतिशय बौद्धिकता, मतलब इस काल के जो कवि थे वो बड़े बुद्धिमान थे,
अपनी कविताओं में बौद्धिकता दिखाते थे, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े भाव अपनी कविताओं में भरते थे। दूसरा यथार्थ वर्णन, यथार्थ का मतलब वास्तविक चित्रण, जो रियल होता था वही लिखते थे। तीसरा अनगढ़ भाषा, इन कविताओं की भाषा थोड़ी अनगढ़ होती थी, बड़े हल्के शब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे, और कभी कभी तो थोड़ा अश्लील शब्द का भी प्रयोग कर दिया करते थे। जो शब्द हम आप पढ़ने पढ़ाने में प्रयुक्त तो नहीं करते हैं, वो भी ये कविताओं में लिख दिया करते थे। अब देखें कि प्रमुख कवि कौन कौन से थे और उनकी प्रमुख कविताएं क्या क्या थी। प्रमुख कवि का नाम देख लीजिए। सबसे पहले तो जिस काल को जिन्होंने चलाया, सबसे पहले वो कवि हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, ये 7 कवि थे। ये तार सप्तक के कवि थे। तार सप्तक के प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखो, या तार सप्तक के 7 कवियों के नाम लिखो, या तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, या तार सप्तक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सारे उत्तर आपको मैंने बता दिया। अब तार सप्तक हो गया, उसके बाद दूसरा सप्तक नाम की एक पुस्तक आई। ये एक पत्रिका दूसरी निकली सन 1951 में। इसमें अलग 7 कवि थे। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये 1951 में दूसरा सप्तक नाम की एक पत्रिका निकली। पहली थी तार सप्तक और 51 में निकली दूसरा सप्तक, उसके ये 7 कवि थे। और फिर तीसरा सप्तक नाम की पत्रिका निकली सन 1959 में, और इसके अलग कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विजय देव नारायण शाही बड़ा लंबा नाम है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये 7 कवि अलग थे। तो आपने देखा कि 1943 में तो तार सप्तक नाम की पत्रिका निकली जिसके 7 कवि अलग थे। फिर 1951 में दूसरा सप्तक, उसके 7 कवि अलग। 1959 में तीसरा सप्तक, उसके 7 कवि अलग। और फिर चौथा सप्तक निकला 1979 में, चौथा सप्तक निकला, इसके 7 कवि अलग थे। इन 7 कवियों को देख लीजिए, ये सारे अलग हैं कि अवधेश नारायण, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये चतुर्थ सप्तक के 7 कवि हैं। इस तरह अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक। इसी काल में नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के द्वारा इनके नाम के प्रथम अक्षर से नकेनवाद या प्रपत्यवाद भी कहा गया है। प्रयोगवाद का एक नाम और है, नकेनवाद या प्रपद्यवाद। नकेनवाद का मतलब है नलिन बिलोचन शर्मा का हमने ये ना ले लिया, ना, केसरी कुमार का के ले लिया और नरेश का ना ले लिया, ये बन गया नकेनवाद या प्रपद्यवाद भी प्रयोगवाद को कहा जा सकता है। अब एक और बचा है। आपने अब तक पढ़ा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। अब आखिरी युग है नई कविता युग, उसे भी हम पढ़ते हैं। नई कविता युग आपके सामने है। इसका समय है सन 1954 से अब तक। 1954 से अब तक ये नाम अज्ञेय जी के द्वारा दिया गया था, और सप्तकों के कवि ही नई कविता के कवि हैं। और 1954 में एक नई कविता नाम की पत्रिका निकाली गई थी जिसके संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे, और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी इलाहाबाद के ही थे। तो दोनों ने मिलकर नई कविता नाम की एक पत्रिका निकाली। तभी से 1954 में ये पत्रिका निकली थी, तभी से नई कविता युग माना जाता है। और नई कविता युग यह नाम अज्ञेय जी ने ही दिया था, और जो कवि हैं वो सप्तकों के ही कवि हैं। अब प्रमुख पत्रिकाएं देख लीजिए। धर्मयुग, इसके संपादक थे धर्मवीर भारती। सारिका, इसके संपादक थे कमलेश्वर। हंस, राजेंद्र यादव। हंस आपको याद आया होगा, प्रेमचंद जी ने 1930 में हंस नाम की पत्रिका निकाली थी। बाद में ये दिल्ली से निकलने लगी बाद में, और राजेंद्र यादव जी इसके संपादक बने।
अब मर्यादा, टुडे, ये दोनों पत्रिकाएं संपूर्णानंद जी ने निकाली। संपूर्णानंद ये आप अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वसुधा पत्रिका हरिशंकर परसाई ने निकाली और आलोचना नाम की पत्रिका नामवर सिंह ने निकाली। तो इस तरह हिंदी काव्य का विकास, जो आपका दूसरा प्रश्न होगा पेपर में, उसमें सिर्फ आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, इन सबका समय, सबकी प्रमुख विशेषताएं, सबके प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं और इस काल में निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं, इन सब के बारे में इस पूरे वीडियो में मैंने ये सारी चीजें समाहित कर दी हैं। आप अगर इसे कायदे से पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा।